मांस की गंध सूंघते हुए वो एक कुत्ते पर झपट पड़ा। आसपास के गांव के लोग बाबा की कुटिया के पास मौजूद थे। बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। वहाँ एक सामान्य बक्सा था जिसे पिछले 45 वर्षों से अपने साथ ही रखते थे। बाबा के जाने के बाद उनके शिष्य ने उस बक्से को खोला तो वहाँ पर खड़े लोगों के होश उड़ गए। बक्से में एक खोपड़ी रखी थी। वो खोपड़ी ना ही इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। उस खोपड़ी का जबड़ा किसी भेड़िए का था और पीछे का हिस्सा इंसान जैसा था। 20 साल पहले अपने बीमार पड़ चुके बेटे के शरीर को जमीन पर लिटाकर वो हाथ जोड़कर जोर जोर से रो रही थी। अब बस आपका ही सहारा है, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो, इसे शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ जंगल में भटकने से यह ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तो कह चुके हैं कि इसका अंतिम संस्कार का समय आ गया है, किंतु मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। आप चाहे जो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। बाबा देखो, तुम जिस विधा की बात कर रही हो मैं उसे छोड़ चुका हूँ। मैंने अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली है, तो ठीक है, मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर उसने चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, किंतु तेरे बेटे के पास बहुत कम टाइम है। हमें कल ही रात ये विधि करनी होगी। बाबा ने अपने शिष्य को कुछ दिया और कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। कल हम मध्य रात्रि को ये विधि करेंगे। ध्यान रहे, इसमें जान का जोखिम है। जीवन मिल भी सकता है और जा भी सकता है। मैं तैयार हूँ बाबा। अगले दिन आसमान में चांद चमक रहा था। बाबा ने एक पेड़ के नीचे एक भेड़िया बांध रखा था। कुछ देर पहले ही भेड़िए को होश आया था, तब से और वो भयानक आवाज में गुर्रा रहा था। पास में ही एक 17 साल का लड़का बेहोश पड़ा था। जमीन पर तंत्र साधना का सामान फैला था। बाबा की दूसरी ओर उस लड़के की माँ बैठी थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आज के दिन भेड़िए की शक्ति बहुत अधिक होती है, इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कोई विधा नहीं की जाती। इसीलिए आज कुछ नहीं किया तो तेरे बेटे के प्राण निकल जाएंगे। इसीलिए मुझे अपने नियमों के विरुद्ध जाकर ये विधि करनी होगी। इसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। रात ठीक 12 बजे बाबा ने भेड़िए के गले पर चाकू से वार किया। भेड़िया भयानक आवाज में चिल्लाया। वो आवाज सुनकर वहां उपस्थित लोग बहुत डर गए थे। भेड़िए के गले से खून बह रहा था। बाबा ने भेड़िए के खून से पूरे शरीर पर लेप कर दिया। वो आंख बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा। अंत में बाबा ने लड़के की जीभ पर खून की बूंदें रखी और कुछ बूंदें नाक से शरीर में डाल दी। लड़के के शरीर में हलचल सी होने लगी। लड़का अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। तेजी से हिलते हुए वो भेड़िए के पंजे से टकरा गया। लड़के के शरीर से भी खून बहने लगा। कुछ देर में लड़का एकदम शांत हो गया। काफी देर तड़पने के बाद भेड़िया भी मर गया। अपनी विधा संपन्न करने के बाद वो सभी अपनी कुटिया में लौट गए। अगली सुबह, माँ आपने क्या लगा रखा है आपने मेरे शरीर पर? मुझे बहुत बदबू आ रही है। इतना कहकर वो रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। विराज अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। ऐसा लगा ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले बेहोश पड़ा था। वो स्त्री पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसका बेटा प्रतिदिन हट्टा कट्टा होता जा रहा था। वो रोज माँ से मांस का भोजन मांगता और न मिलने पर गुस्से से आग बबूला हो जाता। कभी अपना सर दीवार में मारता तो कभी अपनी माँ को धक्का मार देता। उसकी माँ अपने बेटे को एक बीमारी समझ रही थी, किंतु ये तो तूफान के आने की शांति थी। ये पूनम की रात थी। वो औरत अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक आधी रात को उस औरत को अजीब सी आवाज आने लगी। विराज दर्द से करा रहा था। देखते देखते वो दर्द से छटपटाने लगा और चीखते हुए दीवार में सर मारने लगा। उसका सारा शरीर अकड़ गया था। हाथ पैर लगता था कि किसी ने मरोड़ दिया है।
कुछ ही देर में विराज का शरीर एक भेड़िए में बदलने लगा। विराज एक भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था। जब विराज पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल गया तो उसने खिड़की से बाहर की ओर छलांग लगा दी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? विराट को जोर की भूख लगी थी। मांस की गंध सूंघते हुए वो एक कुत्ते पर झपट पड़ा। विराट ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े ही शौक से खाने लगा। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आया। अगली सुबह विराट के घर से मांस की गंध आ रही थी। घर के बाहर से अंदर तक मांस के टुकड़े फैले थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बिमला, ये कैसी बदबू आ रही तेरे घर से? लगता है बिल्ली ने कोई खरगोश मार दिया है। मैं सफाई कर देती हूँ। अगला 1 महीना शांति से बीत गया। बिमला मन ही मन बहुत खुश थी कि उसको लग रहा था कि उसका बेटा ठीक हो गया है, क्योंकि ये तूफान से पहले शांति थी। आज फिर पूर्णिमा की रात थी। आधी रात को ठीक 12 बजे विराट दर्द से छटपटाने लगा। कुछ ही देर में वो एक भेड़िए में बदल गया। अपने घर से बाहर आकर वो शिकार की तलाश करने लगा और जंगल में गुरु के आश्रम में पहुंच गया और वहां पर सो रहे एक शिष्य पर हमला कर दिया। भेड़िए ने एक झटके में उसको चीर फाड़ डाला। शिष्य के पेट से खून निकल रहा था। बहते खून को जमीन पर लेटकर वो चाटने लगा। उसके बाद भेड़िए ने उसका हाथ उखाड़ दिया। वो अपने शिकार का मांस नोच नोच कर खा रहा था। भेड़िए की आवाज़ सुनकर दूसरे शिष्य की नींद खुल गई। वो बाहर निकला तो उसने एक भेड़िए को मांस नोचता और खाता देखा। ये कैसे हो सकता? नर भेड़िया? ये तो मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। हमारे जंगल में अचानक नर भेड़िया कैसे आ गया? गुरुजी को ये बात बतानी होगी। शिष्य दौड़ता हुआ बाबा के पास गया। बाबा, कुंदन को नर भेड़िया खा गया। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। नर भेड़िया? हाँ बाबा, 2 पैरों पर चलने वाला नर भेड़िया। वो इतना भयानक है कि मेरे अभी तक हाथ पैर कांप रहे हैं। वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये नर भेड़िया कोई और नहीं, विराट है। कुछ नहीं होगा, मैं जरूर कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। मैं हिमालय पर अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछने जा रहा हूँ। अगर मैं पूर्णिमा से पहले ना आ सकूँ तो उसे रात के 12 बजे से पहले रस्सियों से बांध देना, ताकि वो किसी का शिकार ना कर सके। समझ गया बाबा। बाबा अपने गुरुजी से मिलने लंबी यात्रा पर निकल गए। इधर धीरे धीरे पूर्णिमा नजदीक आ रहा था। जब पूर्णिमा के दिन तक बाबा लौटकर नहीं आए तो बाबा के 2 शिष्य ने उसे पकड़कर आश्रम में ले आए और रस्सियों से बांध दिया। धीरे धीरे रात बढ़ रही थी। बाहर से आते जंगली जानवरों की आवाज आज कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही थी। ऐसा लगता था कि उनको आने वाले खतरे का अंदेशा हो गया था। रात के 12 बजते ही विराट की आंखें लाल हो गई। वो तेज आवाज में चिल्लाया, खोल दो मुझे। वो भेड़िया की तरह चिल्लाने लगा। उसके नाखून काले और लंबे हो गए। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल आने लगे। वो एक भयानक रूप में बदल गया। एक झटके से उसने अपनी बंधी रस्सी को तोड़ दिया। आंखों में दरिंदगी भरकर वो एक शिष्य की तरफ झपटा। विराट के भयानक मुंह के आगे उसने शिष्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बड़ी भयानक जबड़े से उसका मांस खाने लगा। विराट के जबड़े से खून टपक रहा था और शरीर खून से लथपथ हो गया। विराज ने गर्दन घुमाकर दूसरे शिष्य की तरफ देखा। विराज ने दूसरे शिष्य की तरफ छलांग लगा दी। तभी शिष्य ने कमर में छिपाया चाकू निकाल दिया। शिष्य विराज पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसकी माँ बिमला बीच में आ गई और उसने शिष्य को दूर धक्का दे दिया। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे को नहीं मारने दूंगी। इससे पहले बिमला समझ पाती, विराज ने उस पर हमला कर दिया। विराज के जोरदार पंजे से बिमला दूर जाकर गिरी और उसका सर एक पत्थर से टकराया और
उसी वक्त उसकी मौत हो गई। विराज के ऊपर आज खून सवार। हर शिकार के बाद उसकी हैवानियत बढ़ती जा रही थी। अपनी माँ को मारने के बाद वो शिष्य की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो उसको भी नोच कर खा जाता, पीछे से बाबा आकर एक तलवार से उस पर हमला कर दिया। भेड़िए के शरीर से खून बहने लगा। शिष्य को छोड़कर वो बाबा की ओर झपट पड़ा। सही समय पर बाबा अपनी जगह से हट गए, लेकिन तब भी भेड़िए का पंजा बाबा के पैर में लग गया था। भेड़िया फिर से पीछे हटकर और उसने बाबा पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार बाबा ने कोई चूक न करते हुए तलवार उसके दिल में घोंप दी। भेड़िया चिघाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। बाबा ने उसके सीने से कई बार वार कर दिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। नर भेड़िए का अंत हो चुका था। बाबा को भी समझ आ गया था कि क्यों उनके गुरुजी ने उनको ये विधि का उपयोग करने से रोका था। अपनी गलती को याद रखने के लिए उन्होंने उस भेड़िए का सर अपने पास रख लिया था। बाबा अपना आश्रम छोड़कर हिमालय में बस गए और तभी से उनका बंद बक्सा एक राज बना था। वो राज आज 45 वर्ष बाद खुला था। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।